वेलकम बैक टू द क्लास गाइज। लाइट की डिसकनेक्टिविटी वजह से थोड़ा इश्यू हो गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट के साथ। 1892 का अधिनियम हम पढ़ चुके थे और अब हम स्टार्ट करेंगे 1909 का अधिनियम। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिनॉप्सिस वाइज समझा देता हूँ, फिर बाकी आप पीपीटी विजिट कर सकते हैं मोस्ट जानकारी के लिए। पहले मैं आपको सिनॉप्सिस में थोड़ा फॉर्मेट में बता देता हूँ इजीली, ताकि आप समझ पाएँ। एक मिनट, 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसे हम मार्ले मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले कौन थे? मार्ले थे राज्य सचिव और मिंटो थे हमारे वायसराय, हमारे इन द सेंस यदि उस समय पे। ठीक है, बात करते हैं इनके प्रोविजंस की। तो इसमें बात करते हैं हम इसके प्रोविजंस की। तो पहला प्रोविजन था केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद के जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। यानी कि सिंपल प्रावधान, केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई गई, सदस्य संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं केंद्र जो सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी, केंद्र की मैं बात करता हूं तो पहले 16 हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के 60 कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट की यानी कि प्रांतीय परिषद की, तो हर प्रांत की अलग अलग नंबर्स थे, तो इसलिए लेकिन मोरल क्या कह सकते हैं, नंबर्स बढ़ाए गए थे, घटाए नहीं गए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि केंद्रीय तथा प्रधान परिषद दोनों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, क्लियर। हालांकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का था। बहुमत सरकारी सदस्य क्या थे, बहुमत में थे। यानी कि नंबर बढ़ाए तो गए थे, लेकिन इतने नहीं बढ़ाए गए थे कि बहुमत किसको मिले, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत मिले। बहुमत ख्याल करता हूं इधर, क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद की मैं बात करता हूं, तो प्रांतीय परिषद में बहुमत किसका हो गया था, गैर सरकारी सदस्यों का। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत यहां पे आ चुका था। क्लियर। तो हमें ये बहुत सारी चीज देखने को, एक चीज हमें समझने मिलती है कि जो बहुमत है वो गैर सरकारी सदस्यों में आ गया है, प्रांतों में। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि बहुमत केंद्रीय स्तर पर अभी भी किसके पास है, सरकारी सदस्यों के पास। क्लियर। तो अगर हम बात करें दोनों स्तर पर, यानी कि केंद्र पर भी और राज्य स्तर पर भी, जो कार्य है उनका दायरा बढ़ाया गया। ठीक है। नंबर 2, अगर हम बात करें प्रश्न पूछने की, अगर एक सीरीज बनाए कि प्रश्न पूछने का सिलसिला कहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से अनुपूरक प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति थी वो देखी गई। तो नंबर 3, बजट की संकल्पना स्टेट लेवल पे और केंद्र लेवल पे, दोनों पे हमने देखी। तो बजट की संकल्पना, नंबर 2 दायरा बढ़ाया गया। ठीक है। नंबर 3, अनुपूरक क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गवर्नर परिषद के साथ, गवर्नर परिषद
एक मिनट समझाता हूँ थोड़ा सा और इसे भी डिटेल में। गवर्नर परिषद के साथ गवर्नर परिषद, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं हम कार्यकारी परिषद की बात हो रही है यहाँ पे। कार्यकारी परिषद में सदस्यों को पहली बार कब लाया जा रहा है? इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कार्यकारी कार्यकारी एक मिनट पहली बार, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनका नाम जोड़ा गया? वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्लियर? सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और इन्हें बनाया गया था विधि मंत्री। कौन सा मंत्री? विधि मंत्री, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो विधान परिषद थी उसमें सदस्य लाए गए थे 1861 में, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सरदिनकर राव, ठीक है। और लेकिन कार्यकारी परिषद में जो लाया गया है वो लाया गया है 1909 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। दूसरा एक चीज और है जो मेरे को शेयर करनी थी, एक इसे ध्यान देते हैं ताकि आपको इजी टू एक्सेस हो जाए। अगर इन्हीं लोगों को चाहिए कि मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। जब हमने बात की थी कि एक सांप्रदायिकता को लेकर इस अधिनियम की क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है हम बात कर लेते हैं। ये हमारी हो गई परिषद, इसमें 69 मेंबर्स थे। केंद्रीय परिषद की हम बात कर रहे हैं। कौन सी बात? केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद। तो इसमें 60 सदस्य थे और 9 थे नामित, 9 नामित थे, पदेन सदस्य थे, ठीक है। ये पदेन सदस्य थे 9, ठीक है। जो कुछ होना था 60 पे होना था। हमने बताया कि नंबर 16 से 60 किया गया, ठीक है। क्लियर? तो 60 को दो भाग में डिवाइड करेंगे हम, 28 और 32, 32 और 28, ठीक है। अगर मैं बात करूं 28 और 32 में, जो 32 थे वो थे हमारे शासकीय और 38 थे हमारे गैर शासकीय। शासकीय वो होते हैं जो विधानसभा का पार्ट होने के साथ साथ सरकार का भी पार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम शासकीय। और जो विधान परिषद के साथ साथ सरकार का पार्ट नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं हम गैर शासकीय। क्लियर? तो ठीक है, लिख देते हैं हम। तो ये थे हमारे गैर शासकीय, और ये हमारे थे शासकीय। अब आपको लग सकता है कि बहुमत हमारा है ना, लेकिन जो गैर शासकीय थे, अगर मैं बात करूं इनमें 27 पे होना था चुनाव और 5 नामित होते थे। नामित, नामित कौन करेगा? नामित करेंगे उस समय पे जो थे वायसराय, सिंपल सी बात है। तो वायसराय नामित करेंगे साहब। और सब आपको पता ही है कि इनको नामित करेंगे अपने फेवरेट लोगों को। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भगत सिंह जैसे लोग इस सिस्टम का पार्ट में नहीं चाहेंगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 27 पे होना था चुनाव, ठीक है। इन 27 को लेकर भी खेला था। इनको डिवाइड किया गया था 13, 12 हो गया ना, 25 और 2, ठीक है। देखो खेला कितना तगड़ा चल रहा है, समझ रहे हो ना। हमको बनाया, हमको स्कीम दी है यहाँ पे। क्या स्कीम दी है कि देखो आपका बहुमत है साहब, है ना, स्कीम दे दी ना कि 32 में बहुमत है आपका। लेकिन क्या कर दिया है, 27 और 5 अपने पास रख लिए। लेकिन एक तरह से क्या होगा, वीटो रख लिया ना अपने पावर, अपने पास एक तरीके से वीटो ही रख लिया ना इन लोगों ने। हाँ तो यही था, ठीक है। तो 13 जो सीटें थी ये सामान्य वर्ग के लिए थी, जर्नल जिसे बोलते हैं, सामान्य। ये डिवाइडेशन फिर से हो गया। 6 सीटें थी दलितों के लिए, ये था असली खेला, ठीक है। सॉरी, दलित नहीं, मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए, ठीक है। ये 6 थी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मुस्लिम
निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। ये 6 थी जमींदारों के लिए, ठीक है। और ये 5 जो सीटें थी ये थी एंग्लो इंडियन के लिए, क्लियर। तो समझ में आ गया होगा पूरा एक्ट। अगर मैं पूरा एक वन व्यू आपको दिखाऊं पूरी पिक्चर, ये 60 सीटर थी उनका डिवाइडेशन किस तरीके से था, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, क्लियर। तो हमें ये लॉलीपॉप दिया गया 1909 के माध्यम से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारी क्लास में क्या दे रखा है। देखो, विधायी शक्तियों का सीमित अधिकार, बजट पर चर्चा। अरे एक मिनट कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी, ठीक है। मतलब लिमिटेड चीज ही दे रहे हैं। दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण का संरक्षण, इस अधिनियम ने भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने का प्रयास किया, ठीक है, प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण को बनाए रखा। यानी कि जो भी कर रहे हैं ना वो सिर्फ लिमिटेड ही दिया जा रहा है, ठीक है। क्रैक्स आपको बता दिया है मैंने पहले ही सिनॉप्सिस में, ठीक है। इसी देखो, इस अधिनियम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मांगों के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य से किया गया था। हालांकि यह भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका और स्वतंत्र आंदोलन को गति मिली। यानी कि यह आंदोलन लाया गया था कि थोड़ी तुष्टीकरण कर दिया जाए मुस्लिम लीग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को थोड़ा सा कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन इससे तुष्टीकरण ना होकर के आंदोलनों को ही गति मिली। आप सिर्फ ये मत सोचना कि 1909 का अधिनियम ऐसे ही आ गया, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है ना। 1906 में मुस्लिम लीग अलग हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को बैकग्राउंड में हिस्ट्री चलता रहना चाहिए ताकि कनेक्ट कर पाओ कि बैकग्राउंड में ये चल रहा था, इस वजह से ये ऐसे ऐसे एक्टों को दिशा दी गई है, ठीक है। तो सरकार ऐसा नहीं कि बहुत इजीली सब चीज छोड़ रही है, ये बहुत मिनिमम दे रही है, हम बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 1919 का अधिनियम, ठीक है। तो थोड़ा स्टोरी बता देते हैं। 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, है ना, पहली बार यह घोषित किया था 1917 में कि हम भारत में एक क्रमिक सरकार की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमारा ही देश और वो हमारे यहाँ सिस्टम बना के दे रहे हैं, उनका ये कहना है, ठीक है। यानी कि पहली बार वो ये कह रहे हैं कि हम आपको एक क्रमिक सरकार की किस तरह की सरकार चलेगी एक सिस्टम बना के दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे शासन कर रहे हैं, है ना। बॉस एकदम लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, हम ले रहे हैं, ठीक है। चलो पहले समझा दे, थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, है ना। तो 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ऐसे प्रॉपर लिखा जाता है भारत शासन अधिनियम, है ना, भारत शासन अधिनियम। चलो ठीक है। इसे जिस तरीके से मार्लियामेंटो था इसे बोला जाता था माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड, है ना, माउंटेन्यू। एक मिनट, राइटिंग मेरी बड़ी बदतमीज है। माउंटेन्यू, अरे भाई मेरे क्या ही हो रहा है, माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है साहब। सुधार का नाम दिया जाता है इनको, बहुत महान लोग है ना, ठीक है। तो एज यूजुअल ये क्या थे, राज्य सचिव, और ये क्या थे, वायसराय होंगे। सिंपल सी बात है, तो मतलब याद करने का तरीका इस तरीके से रख सकते हैं कि पहले बड़ी पोस्ट का व्यक्ति लिया जाएगा, ये ब्रिटिश सरकार का व्यक्ति है, कैबिनेट का मंत्री होता है, कैबिनेट सरकार के प्रति होगा, बता चुके हैं डिटेल में। और ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये भारत में होंगे, सॉरी ये भारत में है, ये इंडिया में है, देखो लिख देता हूँ, ये भारत में काम कर रहे हैं और ये ब्रिटेन में काम कर रहे हैं भाई, ये ब्रिटेन में है और ये भारत में है, सिंपल, ठीक है। तो पहले लिखेंगे वो अपने वाले को, दूसरे वाले में लिखेंगे हमारे को, मतलब जो भारत में काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रावधान की, सॉरी एक चीज और लिख देता हूं, इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया, यानी कि एक तो 1919 में आया और लागू किया, और दूसरा क्या किया कि इन्होंने लागू करने के साथ साथ लागू करने में भी बहुत डिले कर दिया, क्लियर। चलो अब आते हैं प्रोविजन के बारे में, पढ़ लेते हैं ना, बिना प्रोविजन की तो क्लास कंप्लीट ही नहीं होगी। चलो
नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। सॉरी, इस पे नहीं चलेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे हम। चलो, प्रोविजंस यानी प्रावधान के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रावधान, ठीक है, यानी कि इसमें देखो पहला प्रावधान क्या था, क्षेत्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची को पहचाना गया। ठीक है, यानी कि अब की बार बात हो रही है विषयों के बंटवारे को लेकर। पहली बार विषयों के बंटवारे को लेकर बात हो रही है। मैंने पहले ही बताया था कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो विनियंत्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था उसको धीरे धीरे सरकार कर रही है ना, वो मजबूरी में कर रही है। देखो 1919 में असहयोग आंदोलन के लक्षण बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, तब ये एक्ट लाए जा रहे थे। ठीक है, तो पहला प्रोविजन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई। ठीक है, तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची बनी। ठीक है, यानी सूची पहचानी, इसी वक्त सिंपल सी बात है। ठीक है, और देखो किस तरीके से, मैं थोड़ा बता देता हूँ डायग्राम बना के। ये हो गई हमारी इधर केंद्रीय परिषद, इधर राज्य परिषद। केंद्रीय परिषद और यहाँ पे राज्य परिषद। क्लियर? ठीक है, राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, इधर 45 थे, है ना। मतलब वो बहुत डिटेल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, द्वैध शासन आपको दिखेगा। द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। इस द्वैध शासन को क्या कर रहे हैं हम, डायरकी बोल रहे हैं, डायरकी, है ना। एक मिनट मैं हटा देता हूँ, क्योंकि द्वैध शासन यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, वो होगा इस तरीके से। जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ स्टेट लेवल पे। हाँ, ये क्लियर रहना है कि द्वैध शासन के स्टार्ट हम देखेंगे वो होगा राज्य परिषद से। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्रैक्स करूँ, पहले तो केंद्र और राज्य के बीच विषयों का पहचान किया गया, नंबर 1। नंबर 2, राज्य स्तर पर विषयों को 2 भागों में डिवाइड किया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ऐसे विषय जो गवर्नर और कार्यपालिका मिलकर काम करेंगे, कार्यपालिका इन द सेंस कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद प्लस गवर्नर जो काम करेंगे वो होंगे हमारे आरक्षित विषय। दूसरा, गवर्नर प्लस विधान परिषद मिलकर जो काम करेंगे वो करेंगे हमारे हस्तांतरित विषय। ठीक है, दिस इज अनदर लॉलीपॉप फॉर द इंडियन पीपल। द्वैध शासन यानी कि द्वैध शासन यानी तो इसे बोलते हैं डायरकी। ये कोई पहले जैसा नहीं था जो 1783 में स्टार्ट हुआ था कि निदेशक मंडल हो गया, नियंत्रण बोर्ड हो गया और 2 अलग अलग सिस्टम हो गए, उस तरह से काम कर रहे हैं और वो द्वैध शासन हो गया। नहीं, ये डायरकी था। ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद रखना, डायरकी। क्लियर? मतलब विषयों का बंटवारा, सिंपल समझ सकते हैं, विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा कहाँ पे हो रहा है, राज्य स्तर पर हो रहा है। दूसरी बात समझने की बात है, राज्य स्तर पर बंटवारा हो रहा है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि केंद्र स्तर पर हो रहा है। ठीक है, केंद्र स्तर पर 1935 में हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं हुई, है ना। अभी हम जो चल रहा है वो समझते रहे। ठीक है, लेकिन एक चीज क्रैक्स ये है, पॉइंट ये समझो, लेकिन सरकार का ढांचा, जो सरकार का ढांचा था, एक होता है ना कि अगर एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटी में कि जब विषयों का बंटवारा होता है तो हम उस ढांचे को बोलते हैं संघात्मक ढांचा। ठीक है, और जहां पे विषयों का बंटवारा नहीं होता है ना, तो वहां बोलते हैं एकात्मक सरकार। यहाँ पे विषयों का बंटवारा तो हो रहा था, लेकिन ढांचा जो था सरकार का वो एकात्मक ही था। ठीक है, तो ढांचा एकात्मक था। ऐसा नहीं है कि सरकार संघात्मक रूप से कार्य कर रही है, यानी विषयों का बंटवारा हो गया, केंद्र सरकार अलग काम कर रही है, स्टेट सरकार अलग काम कर रही है, ऐसा नहीं था।
ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं, एक तो आपको और थोड़ा सा मजे दिलवाए जाएं तो हम कर सकते हैं, 1 मिनट जी, हम कर सकते हैं विषयों का बंटवारा। देखो किस तरीके से, अलग ही मस्त एग्जांपल है। तो विषय हो गए थे हस्तांतरित, हस्तांतरित, और दूसरा हो गया आरक्षित। ठीक है, मैंने बताया गवर्नर प्लस, गवर्नर प्लस विधान परिषद। ठीक है, दूसरी तरफ थे हमारे, अगर मैं यहाँ की बात करूं, गवर्नर प्लस कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल उड़ा ले, थोड़े मजे मजे कर लेते हैं कि कितने अच्छे ढंग से इन्होंने विषयों को बांटा था। ठीक है, ठीक है। तो जो हस्तांतरित विषय थे उसमें डाला गया कृषि को, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए साहब, कृषि को डाल दिया, लेकिन सिंचाई रहेगी गवर्नर परिषद के पास, यानी इनके पास रहेगी। समझ रहे हो, खेती तुम कर लो, पानी हम अपने हिसाब से देंगे, है ना। मजा आ गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसी बहुत सारी कलाकारी उन्होंने की है। नेक्स्ट है हमारा उद्योग। यानी कि उद्योग तुम लगा लो, है ना, लेकिन जो खनिज होंगे, रिसोर्सेज होंगे, कच्चा माल होगा, वो उस पर हमारा अधिकार होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी तुम बना लो, लेकिन वित्त का कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा था। एक बार मैं देख लेता हूं कुछ, है ना। हाँ कोई नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा यूजफुल है। ये विधान परिषद है, कलर मिसमैच नहीं करना है मेरे को, मेरे को बस थोड़ा सा, ठीक है। ये है विधान परिषद, ये वाली जो वो रहेगी हमारी, इनका जो सिस्टम रहेगा, सिस्टम कह रहा हूँ, ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेंगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेगी। हम्म, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं, वो मैं मिस्टेक, एपोलॉजी, आई एम सॉरी, ब्रिटिश सरकार की नहीं, विधान जिसके सदस्य होंगे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे, मेरी मिस्टेक है वो, तो सॉरी उसके लिए, करेक्ट कीजिए। करेक्शन क्या है, करेक्शन ये है कि सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। हाँ वो बाई मिस्टेक थी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी, क्लियर, उत्तरदायी। और अगर मैं बात करूं तो भाई इनको उत्तरदायी ही नहीं होना है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि क्या क्या हमें दिया जा रहा है। पहली बात, विषय हमारे बहुत वीक थे जो हमें हस्तांतरित विषय मिले परिषद को, क्योंकि इसी का पार्ट बन रहे हैं भारतीय, उसका पार्ट तो सत्यनारायण सिन्हा बने बस अभी, है ना, वो भी इसी एक्ट के माध्यम से बने, उससे पहले कुछ नहीं था। जो भी मेंबर 1861 में आए थे वो इस तरफ आए थे, इस तरफ नहीं आए थे। ठीक है, और क्लियर हो गया ना व्यू। ठीक है, तो ये जो विधान परिषद है ये उत्तरदायी है, सॉरी जो लोग हैं सदस्य हैं वो विधान परिषद के उत्तरदायी हैं। यहाँ पे एक तो विषय बहुत हार्ड है, यानी कि मुख्य विषय है वो इनके पास है, और वो किसी के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। दिस इज द अनदर लेवल, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जहाँ तक हो गया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। जी आप ले सकते हैं पूरा व्यू प्रावधान का। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से आपको देखने मिलेगी द्विसदनीय व्यवस्था,
और प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन की जब बात हो रही है तो इस एक्ट के माध्यम से ही हुई। तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन। इस एक्ट के माध्यम से ही हमें देखने को मिलती है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि आज की व्यवस्था जैसी है, क्योंकि उस समय पे इसकी योग्यताएं अलग थी। ठीक है, जैसे कि एक निश्चित आप कर देंगे तभी आपको चुनाव देने की अनुमति होगी, है ना। आपके पास एक निश्चित संपत्ति होनी चाहिए, आपके पास एक निश्चित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है? तो आज के जैसा नहीं है कि आप 18 साल के हो गए तो आप वोट देने चले जाओ। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वोट को यूज कीजिए। जिन लोगों को मौका नहीं मिला है उनको उनकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो दूसरा एक यहाँ पे हमने देखा द्विसदनीय व्यवस्था। अभी देखी ना, द्विसदनीय विषयों का बंटवारा वो सब, तो द्विसदनीय व्यवस्था का हम यहाँ से देख रहे हैं उधर। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं द्विसदनीय व्यवस्था, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा का गठन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो द्विसदनीय व्यवस्था है। अब देखो एक और बैकड्रॉ इस अधिनियम का, वो क्या है कि जो भी इन्होंने किया, विषयों का बंटवारा, स्थापना, सब ऑलमोस्ट फेल था। ठीक है, यानी कितना रायता बनाया वो सब फैल गया। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी किया सब फेल हो गया। तो जो चुनाव था, बहुसंख्यक तो चुनाव के लिए जा रहे थे, चुनाव से, है ना, और आरक्षण तो हुई, रिजर्वेशन तो हो गया। ठीक है, क्लियर था ना। चलो, एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम ने, जैसे कि हमने बात की पहले भी, कि जो सांप्रदायिकता था, एक पॉइंट निकल के आया था, मैंने टेबल बनाई थी ना, एक पॉइंट निकल के आया था जिसमें सांप्रदायिकता को लेके चीजें कही गई थी। ठीक है, तो 1909 में आया था वो। ठीक है, तो 1919 में उन चीजों को और बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि पहले जो सिर्फ मुस्लिम लोगों तक था उसको बढ़ा करके सिखों, ईसाई, है ना, वो एंग्लो इंडियंस, यूरोपीय लोगों, यहाँ तक कि दलितों को भी उसमें, दलितों तक बढ़ाया गया। यानी कि अब ये बहुत डीप तक हो गया है क्या, जो सांप्रदायिकता का लेवल था। ठीक है, पहले सिर्फ मुस्लिम लीग तक था, यानी मुस्लिम लोगों तक था, लेकिन 1919 में आते आते उसको एक ऐसा बना दिया कि वो यूरोपीय लोगों तक चला गया। सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, यूरोप, मतलब यूरोपीय पीपल, एंड जो हमारे दलित भाई थे उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए जो महात्मा गांधी जी थे, जब दलितों को शामिल किया गया तो महात्मा गांधी जैसी बात चली, उन्होंने, उसको स्टोरी को बाद में ऐड करते हैं, पहले भी क्लॉज पढ़ते हैं, है ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक क्लॉज था इसमें, लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कब हुआ था, 1926 में, यानी एक्ट आ गया 1919 में और गठन हो रहा है 1926 में। मतलब जो थोड़ी बहुत चीजें हैं ना, इनका इंडियंस फायदा ले सकते हैं, उनको डिले किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बजट और राज्य बजट पर चर्चा अलग अलग होगी, है ना, बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे। राज्य विधानसभा अपना बजट ला सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि राज्य विधानसभा अपना बजट ला सकती है। है ना, और बजट को अलग अलग कर दिया, है ना, ये लिख देता हूँ क्योंकि बोलना याद नहीं रहता, लिखा हो याद रह जाता। केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट अलग। ठीक है,
तो आई होप यहाँ से बहुत अच्छा आपकी समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हो राजू भाई? चलो क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो नहीं बढ़ रहे, मतलब समझ में आ गया। तो पहले हम एक बारी, एक मिनट, तो पीपीटी लगा हुआ उसे देख लें थोड़ा सा क्या कह रहा है ना। पीपीटी देख लेते हैं। केंद्रीय प्रांत विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये बताया गया है। विधानसभा, निचला सदन, उच्च सदन, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद बता दिया गया है। मत देने का अधिकार है ना, मत देने का अधिकार है कि सीमित लोगों के लिए, जिसमें संपत्ति, आय और शिक्षा है ना। भारतीयों की भागीदारी, केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया गया, ठीक है साहब। यानी कि जो सत्यनाथ सिन्हा जी थे वो यहाँ आ चुके हैं। हालांकि यह भागीदारी सीमित थी और वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही। अब चुनिंदा लोगों को ला रहे हैं, नंबर ज्यादा है ना। बहुमत यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के पास अभी भी नहीं है। कहने का मतलब यह है केंद्रीय और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन। लो साहब, जो मैंने आपको सिनॉप्सिस में बताया था सारा कुछ वही मिलेगा। वो सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि वो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, और ये बुक का है ना, मतलब टाइप किया हुआ है। अब आते हैं 1935 का अधिनियम। उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्या हुआ था जी। तो जब 1919 का अधिनियम आया था तो उसमें क्लॉज था कि 10 साल बाद एक आयोग गठन किया जाएगा जो बताएगा कि 1919 के अधिनियम की वैधानिकता ठीक है या नहीं, या वो वैधानिक है या नहीं, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में उथल पुथल के कारण उसको 2 साल पहले ही बना दिया गया, जिसे हम जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन कब गठन हुआ था? 1927, ठीक है। इसे गठन होना था 1919 में, लेकिन 2 साल पहले हो गया क्योंकि वहां सरकार में उथल पुथल हो रही थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, इसमें 7 सदस्य थे, सिंपल बात है, 7 सदस्य थे, और सर साइमन इसके अध्यक्ष थे। सर साइमन, सर साइमन अध्यक्ष थे। क्लियर है? ठीक है। और एक छोटा सा और नोट मार लीजिए, 1930 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। 1933 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। अब इन्होंने रिपोर्ट में क्या बोला? बात है ये, इन्होंने बोला द्वैध शासन प्रणाली ओके है, इसको राज्य राज्य तक विस्तार किया जाए, ठीक है साहब। इन्होंने कहा ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी किया जाए। मतलब जो 1919 में उन्होंने सांप्रदायिक के लिए चीजें थी उसको कंटिन्यू किया जाए, भारत संघ स्थापित किया जाए, यानी भारत संघ नहीं, ब्रिटिश भारत संघ, है ना, मतलब टर्म देखते रहना, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला कि द्वैध शासन प्रणाली को जारी रखा जाए और राज्य में सरकारों का विस्तार किया जाए। तो मैं नोट कर दूं, अगर आप चाहें तो मैं नोट कर देता हूँ थोड़ा सा सुनॉप्स कर, यानी कि पहला रकम राज्यों में राज्य स्तर तक सरकार का विस्तार, राज्य तक सरकार का विस्तार। क्लियर? ठीक है, इन राज्यों में सरकार का विस्तार, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश भारत संघ, ब्रिटिश भारत संघ स्थापित किया जाए, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी हमारी सांप्रदायिकता को कंटिन्यू करने वाली बात। दिस इज द अनदर लेवल कि एक तो ठीक है आपने कर दिया, लेकिन एक आयोग का गठन किया गया है उसमें भी आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो, जबकि बैकग्राउंड में असहयोग आंदोलन हो चुका है, तब ये आलम है इनके, है ना। हाँ, तो सांप्रदायिकता को जारी रखा जाए, ठीक है। ये सब बातें हैं 1935 से अधिनियम से आने से पहले की, है ना।
उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है और लगभग 7 to 75% प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेम टू सेम है ना। तो इसलिए उसको पढ़ना और समझना, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो क्यों आया, कैसे आया, क्या उनकी दिक्कतें थी, वो सब देख लेंगे। इसलिए मैं बैकग्राउंड पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आगे हम संप्रदाय को जारी रखा जाए, ठीक है। अब देखो, इन्होंने अपनी गठन हो गया, रिपोर्ट दे दी ना। इन रिपोर्ट पे डिस्कस करने के लिए हुए 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो गोलमेज सम्मेलन मतलब कुछ नहीं है, गोलमेज पे बैठे थे सब लोग, गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? 1930, 1931, 1932, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सामने कौन होते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो भारत में रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। अनदर लेवल, अलग अलग लेवल, जैसे अम्बेडकर जी हो गए, वो लगातार पार्टिसिपेट किया उन्होंने। महात्मा गांधी ने एक में किया है, उन्होंने फिर बाइकआउट कर दिया था, ठीक है। तो अब ये मीटिंग हो गई है, एक मिनट, हाँ जी, ये मीटिंग हो गई है। इसके बाद क्या हुआ, एक श्वेत पत्र तैयार किया गया कि जी इन बातों पे बनी है सहमति, ठीक है। डिस्कशन हो गया और श्वेत पत्र तैयार किया गया, और इस श्वेत पत्र को भेजा गया है कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद से भेजा गया था। ब्रिटिश संसद की एक कमेटी होती है, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, क्लियर। तो जब हम बात करते हैं ब्रिटिश 1935 अधिनियम की, तो बहुत सारी डिटेल हमें देखने को मिलती है। अभी एक मिनट, संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया था, ठीक है साहब। 1900 इन्होंने सिफारिशें दी, और जब 1935 का अधिनियम आया तो इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया और शामिल भी किया गया। तो यानी कि ये था हमारा 1935 के भारत शासन अधिनियम की एक कड़ी जो जुड़ी थी। इससे कि 1935 का जो अधिनियम आया था, उससे पहले का बैकग्राउंड क्या चल रहा था, क्या ऐसे क्यों ऐसे चेंजेस आए थे, ठीक है। तो उससे पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे। 1932 में गांधी जी ने जो एक रैमजे मैकडोनल्ड हुआ था, अवार्ड करके बोल रहे थे, ठीक है। तो वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व एक योजना के रूप में थी, है ना, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था कि जो जो अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, जो मैंने बोल रहा था अभी 1919 वाला, उसे बढ़ाया गया था इस अवार्ड में, और दलितों को भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर व्यवस्था की गई थी, ठीक है। जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने पूना की जेल है, यरवदा जेल, जहाँ पे उन्होंने आमरण अनशन किया, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंबेडकर जी के बीच बातचीत हुई और समझौता हुआ, जिसे बोला जाता है पूना पैक्ट समझौता, जिसके अकॉर्डिंग मुस्लिम सॉरी दलितों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए, और जो बाकी थे वो सामान्य व्यवस्था रही, ठीक है। यानी कि जो एक पद आरक्षण करने की व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके कुछ ड्रॉबैक भी बोले जाते हैं कि शायद नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, है ना, लेकिन सिचुएशन थी तो वो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद देंगे हम 1935 के अधिनियम पे। चलो, 1935 का अधिनियम हमारे सामने आ गया है, ठीक है। बहुत अच्छा है। भारत में, इसके बाद भारत में पहला तो ये उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दिशा में पहला यानी कि मील का पत्थर था, क्योंकि हम ये मानते हैं आज भी कि 70 to 75% जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं भारत के संविधान की, वो ड्राइव होती हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। तो ये बहुत लंबा और विस्तृत डॉक्यूमेंट था, जिसमें लगभग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी,
समझ रहे हो कितना बड़ा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 365 सॉरी 395 अनुच्छेद थे जब आधारभूत हमने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, है ना। तो 321 मतलब काफ़ी काफ़ी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। ठीक है, अब हम बात पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सिनॉप्सिस में बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। आई होप आई कैन अंडरस्टैंड एंड यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट मी कि मैं पहले सिनॉप्सिस बताता हूँ तब आपको बताता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास बहुत हो सकते हैं, है ना। ऐसा डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मेट सिनॉप्सिस का है वो शायद आपके पास ना हो। ठीक है, दिस द एडवांटेज फॉर मी कि वो सिनॉप्सिस मैं खुद बनाता हूँ, है ना। इट इज़ नॉट ड्राइव एनी रिसोर्स फ्रॉम एनी रिसोर्सेज एंड फ्रॉम एनीथिंग, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू मी एंड इट इज़ माई कॉपीराइट। ओके, चलो तो हम बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता, चलो विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो पहली विशेषता थी कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। सिंपल बात कीजिए, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कीजिए। अब देखो पॉइंट आप याद कर सकते हैं, अगर याद आ रहा हो कि 1900 जो हमारा जो सॉरी साइमन कमीशन जो आया था रिपोर्ट की, श्वेत उन्होंने जो क्या था एक सिफारिश की थी कि ब्रिटिश संघ की स्थापना की जाए, है ना। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। संघ की स्थापना की जाए, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था, राज्य राज्य और रियासत, ध्यान से सुनना वर्ड, क्योंकि जो हम पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जो पृष्ठभूमि है उसमें टर्म की बहुत वैल्यू है। राज्य एवं रियासत, सॉरी हाँ रियासत, राज्य एवं रियासत को इकाई के रूप में माना जाए, या इकाई के रूप में, इकाई के रूप में, क्लियर ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट था केंद्र और इकाई के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों को एक ही मान लिया इकाई, ठीक है, इन दोनों को तो एक ही मान लिया, यानी केंद्र और इकाई के बीच विषयों का बंटवारा। क्लियर पॉइंट है, क्लियर है बिल्कुल वॉइस, ठीक है चलो क्लियर रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा आता है केंद्र एवं इकाइयों के बीच विषयों का बंटवारा, सॉरी विषयों का बंटवारा। क्लियर है भाई, विषयों का बंटवारा। ठीक है, यह बंटवारा उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारे संविधान में आज की डेट में दिया हुआ है। चलो थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज ले लूँगा ताकि आपके लिए टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, विषयों का बंटवारा। आज भारत के संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आज भी अनुसूची 7, अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246, 246 अनुच्छेद में विषयों को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। जैसे जिसे कहते हैं संघ सूची 246(1), राज्य सूची 246(2), राज्य समवर्ती सूची 246(3). सिंपल, यहाँ तक सबकी क्लियर है ये चीज़ें, कि जिस तरीके से आज हमारे संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का, उसी तरीके से 1935 के अधिनियम में भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। क्लियर, चलो अगर मैं लिखते एक मिनट, एक मिनट मैं इस तरफ लिख देता हूँ थोड़ा सा ये ले जाके, ठीक है। तो 1935 का मैं चेंज करके लिखता हूँ थोड़ा कलर ताकि अलग हो जाए। 1935 अधिनियम के अनुसार
विषयों का बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ भी थी संघ सूची, राज्य सूची थी यहाँ पे, और नेक्स्ट थी हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, अगर हम बात करें तो विषय थे 59, राज्य सूची में 54, और यहाँ से 36। एक और भी चीज पढ़ी आपने, थोड़ा पढ़ी होगी या कहीं पे थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी, सिविल नहीं पढ़ी तो अब बताता हूँ। यहाँ पे जब होती है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं यहाँ पे, अवशिष्ट शक्तियां होती है केंद्र के पास। केंद्र के पास, केंद्र सरकार के पास। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं आज के भारत के संविधान की बात करता हूं तो भाई ये डिटेल निकल के आती है। ये है हमारा एक अलग सेगमेंट जो प्रेजेंट की स्थिति को दिखाता है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है कनाडा से, कनाडा से लिया है, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब जब हम डिटेल में तो बताएंगे ही, लेकिन ऐसे ही ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 1935, तो अवशिष्ट शक्तियां, सॉरी, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी बताइए? वायसराय के पास होंगी ना भाई। मुख्य व्यक्ति कौन है इस समय सरकार का? सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वायसराय कर रहा है, सिंपल। तो भाई कौन होंगी अवशिष्ट शक्तियां, किसके पास होंगी? वायसराय के पास। तो भाई अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं? बताइए, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? क्या होती हैं शक्तियां? चलो मैं बताता हूं। ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची में दिए गए हैं और ना ही संवर्ती सूची में, सॉरी, संघ सूची में दिए हुए हैं और ना समवर्ती सूची में दिए हुए हैं, उन विषयों को बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां, यानी अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय जो किसी भी सूची में मेंशन नहीं है उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। भारत के संविधान में ये दिया हुआ है केंद्र सरकार के पास, और अकॉर्डिंग टू 1935 अधिनियम उस समय पर ये शक्तियां थी वायसराय के पास। क्लियर? लेकिन एक बहुत मजे की बात, मजे की बात क्या है? ये व्यवस्था फिर से क्या हो गई? फेल हो गई, कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देसी रियासतों में इस व्यवस्था में शामिल होने से इनकार कर दिया था। और आप सभी को पता है इसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट था देसी रियासत, क्या थी वो? इकाई समझा गया था उनको भी एज ए स्टेट शामिल किया जा रहा था। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर सब? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, जो 1919 में लाया गया था। जो 1919 में लाया गया था प्रांतों में, है ना, क्या लाया था? द्वैध शासन, है ना। वो क्या हो गया? समाप्त हो गया सब। यानी कि इतनी मेहनत करी और सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। क्या ही फायदा कर रहे हैं बताइए? वैसे समझदार लोग थे, हमें समझदार बोलते हैं कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए थे। यहाँ खुद का समझ नहीं आ रहा है, कभी कुछ कर दे रहे हैं फिर वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन द्वैध शासन समाप्त कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था? राज्यों को स्वायत्ता इन्होंने दी थी। ठीक है, राज्यों को स्वायत्ता दी गई, राज्यों को स्वायत्ता दी। ठीक है, लेकिन स्वायत्ता किस तरीके से? यानी कि राज्य प्लस विधान परिषद, ठीक है, ये रहेगा। और जो उसका राज्यपाल होगा, जो चीफ होगा विधान परिषद के साथ साथ, है ना, वो विधान परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये इनका एक थोड़ा ठीक था, कह सकते हैं। भारतीय लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये व्यवस्था
37 से स्टार्ट हुई थी एंड 1939 पर समाप्त। लो जी, एक और बेड़ा गर्क हुआ नहीं हुआ, बेड़ा गर्क इसे कहते हैं, बेड़ा गर्क करना। सब कुछ ठीक होते हुए भी इन लोगों से कुछ हुआ ही नहीं, है ना। ये सही है, बिजनेस करने आए थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हमने बना दी कि ये शासक बन गए, लेकिन थे ये भी किसी के लायक नहीं, है ना। दूसरा, नेक्स्ट एक पॉइंट था, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। एक पॉइंट था इसका कि केंद्र में, यानी केंद्र स्तर पर, है ना, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की जाए भाई। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, लेकिन फिर से बेड़ा गर्क। क्या हुआ बेड़ा गर्क का मतलब? व्यवस्था लागू ही नहीं हुई, यानी कि यह व्यवस्था लागू नहीं हुई। क्लियर? द्वैध शासन का मतलब वही, वैसे हस्तांतरित और आरक्षित, वही सेम फंडा, है ना, कि वायसराय होंगे कार्यकारी परिषद के साथ तो आरक्षित, वायसराय होंगे विधान परिषद के साथ तो हस्तांतरित, और दूसरा वही विषयों का झालमेल जो 1900